स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल एक टीम के समान। आइस लॉक वाहनों को बाधाओं के रूप में एक साथ बांधने के लिए आइस लॉक का उपयोग करें। छोटू ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। लेकांग नाम के कुछ प्रसिद्ध परिवार का शिष्य भी कुणाल की तरह ही एक आइस मैजिशियन था। उन दोनों ने सड़कों पर बिखरे हुए वाहनों को एक साथ बांधने के लिए अपनी बर्फ की जंजीरों का उपयोग किया और उन्हें एक ऊंचे अवरोध में खड़ा कर दिया। समूह में मैजिशियनों की अच्छी खासी संख्या थी। उनके लिए रास्ता साफ करना और दोनों तरफ वाहनों को खड़ा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मूलतः जब तक सामने की भीड़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक पहुंची तब तक सारी बाधाएं दूर हो चुकी थी। जल्द ही लोग धीरे धीरे बहती नदी की तरह सड़क पार करने लगे। सामने वाले लोग ज़्यादातर अपने मजबूत वर्षों के पुरुष थे। वे आगे का रास्ता अवरुद्ध किए बिना पीछे से प्रवाह को तेज करने में सक्षम थे। बीच में महिलाएं और बच्चे थे जो पुरुषों से घिरे हुए थे। शुरुआत में सभी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक समूह में रहने की पूरी कोशिश की ताकि वे भीड़ के बीच अपना रास्ता न खो दे। हालांकि जब सभी दिशाओं से मुर्दों की चीखें उठने लगी और दोनों तरफ की बाधाओं के पास मुर्दों की आवाज़ आने लगी तो भीड़ तुरंत गंदगी में बदल गई। जो कोई भी ज़मीन पर गिरता उसे अनगिनत पैरों से रौंदा जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बूढ़े, बच्चे या महिलाएं थी। जो लोग फिसल गए अपने आप को सपेटने की पूरी कोशिश करें। अपने सिर और छाती की रक्षा के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। जब छोटू ने कई लोगों को ज़मीन पर गिरते देखा तो चिल्लाया। भीड़ में रहना हमेशा सबसे सुरक्षित लगता था, लेकिन जब हर कोई घबरा रहा था तो यह मरे हुओं के खिलाफ लड़ने से भी डरावना था। मैजिशियन अपने स्पिलों से मरे हुए लोगों को रोकने में सक्षम थे, फिर भी वे ज़मीन पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए अपने स्पिलों का उपयोग नहीं कर सके। ज़मीन पर मौजूद लोगों के बारे में भूल जाओ। उनका एक झुंड आ रहा है, उनकी संख्या बहुत अधिक है। घने मेकअप वाला मैजिशियन छोटू से कहता है। सभी मैजिशियन कारों की दीवार के ऊपर खड़े थे। फिर भी भीड़ आधी सड़क पार करने से पहले ही मरे हुओं के झुंड उन पर हमला कर रहे थे। कारें, बसें और जीप उन्हें बिल्कुल भी धीमा करने में असमर्थ थी, क्योंकि वे बस कारों की छतों के बीच कूद सकते थे। प्रत्येक छलांग उन्हें भीड़ के 10 मीटर करीब ले आई। उनकी शारीरिक क्षमताएं मनुष्य से कहीं अधिक थी। सबसे भयावह बात यह थी कि लाशों, कंकालों और प्रेतों की संख्या बहुत अधिक थी। भीड़ की चीख पुकार और उनके भागते समय हिलती जमीन ने 1 किलोमीटर के भीतर हर मरे हुए व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 10 बजे उनमें से 30 लाशें आ रही है। काड़े मेकअप के साथ बैटल मैजिशियन चिल्लाया, पीलापन चेहरा लिए। छोटू और महिला उस दिशा में रखवाली के लिए जिम्मेदार थे, फिर भी वे दोनों पास में प्रेत के एक समूह को संभालने में बिजी थे। वे ज़ॉम्बीज़ को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। आदर्श, क्या तुम नए साल का इंतजार कर रहे हो? छोटू जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने के कुछ सेकंड बाद एक धधकता आग का गोला ऊपर से उतरा और लाशें के ठीक बीच में फट गया। न केवल आग की लपटें एक विशाल मशरूम बादल में उठी, बल्कि इसने आसपास के वाहनों को भी विस्फोटित कर दिया। आग की लपटें तेजी से फैल गई क्योंकि विस्फोटित वाहनों के तेज टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। लाशें या तो झुलसकर काली हो गई थी या टुकड़ों से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से आदर्श की आवाज़ आई, मैं बाकी सब आप पर छोड़ता हूँ, दूसरी तरफ से और भी आ रहे हैं। छोटू ने ज़मीन पर थूक दिया और अपनी फायर फिश ज़मीन पर पटक दी, जिससे एक शानदार ग्राउंड ब्रेक जिसने शेष लाशों को आकाश में उड़ा दिया। आपकी सेकंड लेवल की फेरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक उस आदमी की प्रथम लेवल की फेयर फिस्ट एक्सप्लोडिंग हेवन से कमज़ोर क्यों है? मोटे मेकअप के साथ बैटल मैजिशियन ने पूछा। चुप रहो। छोटू को अपमानित महसूस हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उसके मैजिक ने 10 से भी कम लाशों को मारा है। भीड़ में सबसे आगे कुणाल और लेकांग की बर्फ की जंजीरें भीड़ के ऊपर आकाश में नाच रही थी, जिससे मरे हुए लोग भीड़ में कूदने की कोशिश कर रहे थे। लेकांग अपनी युवावस्था के कारण अभी भी बहुत भोला था,
फिर भी ऐसी स्थिति में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा था। वह एक साथ 5 बर्फ जंजीरों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अधिक संख्या में बर्फ जंजीरों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि एक प्रेत तेजी से उसकी ओर आ रहा है। ले कांग, एक फैंटम जनरल। सौभाग्य से उसकी प्रेमिका ने समय पर प्राणी को देखकर उसे चेतावनी दी। ले कांग ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि मकड़ी जैसे पैर वाला एक प्राणी बस में रेंग रहा था। यह तुरंत उस पर बरस पड़ा। ले कांग अपनी प्रक्रियाओं में काफी तेज था। उसने तुरंत एक आइस चैन वापस बुलाई और उसे फैंटम जनरल के चारों ओर लपेटने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि फैंटम जनरल बेहद फुर्तीला था। वह आसानी से आइस की चैन से बचते हुए बस के चारों ओर घूमता रहा, इससे पहले कि बर्फीली किनारों वाले 6 अंक उसे छेदने के लिए उठाए गए। ले कांग ने घबराहट में अपने मैजिक इक्विपमेंट एक्टिवेट किया। यह गहरे समुद्र के नीले गहनों से बनी एक ढाल थी जो एक साथ घनी रूप से पैक की गई थी। इसका बचाव विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। यह ले कांग की जान बचाने में कामयाब रहा, फिर भी उसके शरीर पर 6 खूनी छेद रह गए। घाव ले कांग की धमनियों के करीब था। उसका खून तुरंत छिद्रों से बाहर निकल गया। ले कांग, कोई उसे बचाए! ले कांग की प्रेमिका घबराकर चिल्लाने लगी। मरे हुओं की संख्या भीड़ से कम नहीं थी। यहाँ तक कि कुणाल, जो उनके सबसे करीब था, को भी पास के 20 कंकाल व्यस्त रख रहे थे। उसके पास ले कांग की मदद करने के लिए मैजिक करने का मौका नहीं था। फैंटम जनरल के क्रूर चेहरे पर तब विभत्स रूप देखने को मिला जब उसे एहसास हुआ कि उसके हमले ने केवल उसके लक्ष्य को गंभीर चोटें पहुंचाई है। इसने अपनी स्थिति को समायोजित किया और जानबूझकर उसे घातक झटका देने से पहले मैजिक इक्विपमेंट के गायब होने का इंतजार किया। मैजिक इक्विपमेंट अधिक समय तक नहीं चला। फैंटम जनरल अपनी ताकत जमा करने के लिए थोड़ा झुक गया। अचानक स्पाइडर फैंटम जनरल के ऊपर आसमान में एक पर्पल ब्लैक लाइटनिंग चमकती दिखाई दी। यह लगभग उसके बगल की इमारत जितना ऊंचा था। स्पाइडर फैंटम जनरल पर लाइटनिंग गिरी। चालाक प्राणी बस की छत में धंस गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक और लाइटनिंग का बोल्ट प्राणी पर फिर से गिर पड़ा। जीव के बस में टकराने से बस की छत फट गई। इसका शरीर झुलसकर काला पड़ गया था। सुंदर लेकिन विनाशकारी लाइटनिंग फिर से प्रकट हुई। यह बस की छत पर बने छेद से होकर गुजरा और स्पाइडर फैंटम जनरल पर जा गिरा। स्पाइडर फैंटम जनरल कांप उठा। उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट गई। जब चालाक प्राणी ने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो और अधिक लाइटनिंग के हमले उस पर बेरहमी से गिरे। बस का निचला हिस्सा भी फट गया। स्पाइडर फैंटम जनरल छेद के माध्यम से जमीन पर गिर गया। यहाँ तक कि सतह भी टूटकर खुल गई थी। लगातार लाइटनिंग के झटके पूरी तरह से भयानक थे, जिससे जीव बस की छत से जमीन पर गिर गया। उसकी पीठ लाइटनिंग की किरणों से छलनी हो गई थी। उसके अंग अंतिम नृत्य कर रहे थे क्योंकि उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। इस बीच ले कांग का अभी भी बस की छत पर भारी खून बह रहा था। उसने अपना सिर उठाया और अविश्वास से काली पोशाक पहने युवक की ओर देखा। लाइटनिंग एलिमेंट, तो वह लाइटनिंग मैजिशियन है। ले कांग को आखिरकार समझ आ गया कि हर किसी ने उसे ऊंचे स्थान पर क्यों जाने दिया। वह आदमी वहां है। उसकी मारक क्षमता मैजिशियनों की एक छोटी टीम जितनी मजबूत है। कुणाल ने ले कांग की प्रतिक्रिया देखने के बाद कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: छोटे फैंटम जनरल को तुरंत मारना। एक हरा सोल रेमनेंट बस के नीचे से तैरता हुआ बाहर आया और धीरे धीरे ब्लैक पेंडेंट के अंदर खींचा गया। योद्धा स्तर के सोल रेमनेंटों को सर्वेंट लेवल के सोल एसेंस में अपग्रेड करना काफ़ी प्रभावी था। आदर्श जो मरे हुए लोगों को मारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, किसी तरह पता चला कि एक और सोल एसेंस को अपग्रेड किया गया था। हाल ही में लड़ाई और हत्या काफ़ी समय से चल रही थी। आदर्श के लिए सोल एसेंस को अपग्रेड करने के लिए ब्लैक पेंडेंट प्रतिदिन 24 घंटे काम कर रहा था।
सोलर सेंस की संख्या तेजी से बढ़ी थी। अधिक ज़ॉम्बी लोग भीड़ की ओर अपना रास्ता बनाते रहे। आदर्श ने लोगों पर नजर डाली और पाया कि कुछ लोग जो अपने मजबूत वर्षों में मार्ग का नेतृत्व कर रहे थे, सड़क के दूसरी ओर पहुंच गए थे। पूरा ज़ेब्रा क्रॉसिंग लोगों से भरा हुआ था। आदर्श केवल उनके सिरों को एक दूसरे से टकराते हुए देख सकता था। हालांकि 90 से अधिक मैजिशियनों द्वारा बाधाओं की रक्षा करने के बावजूद भयानक गति शैलियों वाले कुछ प्रेत बचाव को पार करने और भीड़ के बीच उतरने में कामयाब रहे। इन प्रेतों के पंजे नुकीले होते थे। प्रत्येक बर्फीली टुकड़े के बाद कुछ लोग जमीन पर गिर जाते थे और कटने से खून बहने लगता था। उनके पास अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं था। सौभाग्य से भीड़ के एक साथ आगे बढ़ने की गति भी काफी मजबूत थी। ये प्रेत केवल बाहरी परत के लोगों को मारने का साहस करते थे, इसलिए वे केवल सीमित संख्या में ही लोगों को मार सकते थे। निम्न स्तर के मरे हुए प्राणी लालची और मूर्ख दोनों थे। यदि कुछ लाशें या प्रेत किसी इंसान को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो जिन अन्य लोगों को ताज़ा खून की गंध आती है वे बस ताज़ा लाश पर झपट पड़ेंगे। इसलिए एक व्यक्ति की मृत्यु हमेशा दूसरों के लिए समय खरीदती थी, जब तक कि ज़ॉम्बीज़ लोग लाश से ताज़ा मांस, रक्त और स्वादिष्ट अंगों का आनंद नहीं ले लेते। आदर्श उस मरे हुए व्यक्ति का कुछ नहीं कर सका जो भीड़ में घुस आया था। भले ही वह उन्हें फायर फिस्ट से तुरंत मार सकता था, फिर भी वह मरे हुए लोगों की तुलना में अधिक लोगों को मार डालेगा। स्थिति मूल रूप से डिम्को के जीवित रहने की थी, जैसा कि कुणाल ने उल्लेख किया था। जैसे जैसे अधिक मरे लोग रक्षा क्षेत्र से आगे निकल रहे थे, अधिक शव जमीन पर गिर रहे थे। जब वे जमीन पर खून से लथपथ गिर रहे थे तो हर सेकंड कोई ना कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। इस बीच अन्य लोग सुरक्षित सड़क के दूसरी ओर पहुंच गए। आदर्श ने बहुत पहले ही इस दुनिया की क्रूरता को जान लिया था। सच तो यह था कि इस दुनिया में होने वाली हर लड़ाई में मरे हुए लोगों के इस आक्रमण के बराबर ही हताहत होते थे। आदर्श ने अपने पास रखे काले अनडेड क्रिस्टल को चुटकी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके नियंत्रण में लाइटिंग के कण उसकी लाइटनिंग निहारिका में प्रभावित हुए। 8वां, यह आदर्श द्वारा अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए युद्ध स्तर के अनडेड क्रिस्टल का उपयोग करने का दूसरी बार था। जैसा कि छोटू ने बताया था, वह अपनी ऊर्जा का केवल 8वां हिस्सा ही भर सका। एक गहरी सांस लेते हुए आदर्श ने बिना किसी अभिव्यक्ति के एक स्टार पैटर्न बनाया। एक विचार के साथ एक स्टार की कक्षा बनाने की क्षमता ने उसे तुरंत बेसिक स्पिल बनाने की अनुमति दी। उसके हाथ लाइटिंग से टिमटिमा रहे थे। उसने बाधाओं के ठीक बाहर लाशों पर लाइटनिंग फेंकी। लाइटनिंग के स्ट्राइकों ने तेजी से लाइटनिंग के क्षेत्र बनाए जो लाशों के बीच फैल गए। हालांकि वे बस बहुत अधिक ज़ॉम्बीज़ थे। जब मैदान में और अधिक लाशें पकड़ी गई तो झटके का प्रभाव काफ़ी कम हो गया। इस प्रकार वे वास्तव में पूरी तरह से पंगु नहीं थे। लाशें वाहनों से बनी बाधाओं से टकरा गई और जल्द ही एक छेद बना दिया। और भी मरे लोग बचाव में आगे बढ़े और तुरंत भीड़ पर टूट पड़े। आदर्श शुरू में पीछे मुड़ने वाला था, लेकिन जब उसने बच्चों की चीखें सुनी तो उसने पीले चेहरे के साथ अपने दांत भींच लिए और जबरदस्ती एक और स्टार पैटर्न बना लिया। चंद्रमा के रंग की स्टार पैटर्न ने हवा में एक गैप खोल दिया, जिसमें से एक घायल भेड़िया बाहर निकला और उस गैप के करीब पहुंच गया जहां से लाशें घुसी थी। उन सबको मार दो, आदर्श ने स्विफ्ट स्टारवुल्फ को ऑर्डर दिया। स्विफ्ट स्टारवुल्फ मरे हुए लोगों के बीच उतरा। यह हवा में गिरती हुई प्रकाश की किरण में बदल गया और बड़ी ताकत से जमीन पर गिरा, जिससे 10 से अधिक लाशें हवा में गिर गई। स्विफ्ट स्टारवुल्फ ने कुछ जगह बनाई और आसमान में गर्जना की। तेज हवाओं को बुलाया और केंद्र में स्विफ्ट स्टारवुल्फ के साथ पास की धूल को एक जंगली तूफान में बदल दिया। चट्टानों के टुकड़े लाशों पर जोर से गिरने लगे, फिर भी उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। हालांकि जैसे जैसे बवंडर मजबूत होता गया, तेज हवा या भेड़िए के पंजों से टुकड़े टुकड़े होने से पहले लाशों को जमीन से उठाकर हवा में उछाल दिया गया।
धूल का तूफान धीरे धीरे लाल रंग में रंग गया, क्योंकि अनगिनत लाशें और प्रेत टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिरकार तूफान खत्म हो गया, जिसके बाद आसमान से खून की बारिश होने लगी। जो बच्चे और किशोर भीड़ के पीछे रह गए थे, वे चौंक कर पीछे मुड़े और पाया कि सभी लाशें जा चुकी थी। केवल कटे हुए अंग, आंतरिक अंग, मांस तथा रक्त के लोथड़े ही बचे थे। खून की बारिश के बीच में एक सुंदर भेड़िया खड़ा था, जिसके बाल लाल रंग से रंगे हुए थे। वह जोर जोर से हाँफ रहा था, सफेद हवा निकाल रहा था। जानवर के पूरे शरीर पर निशान, नए घाव और सड़ने वाले घाव थे, फिर भी वह भीड़ के पीछे चलता रहा। जब भी कोई ज़ॉम्बी या प्रेत करीब होता तो वह मरे हुए को फाड़ देता और उसे आधा कर देता। वह ठीक हो गया, एक युवा किशोर ने स्पिल का नाम पुकारने के बाद अपने होंठ चबा लिए। पवित्र सफेद स्टार धीरे धीरे एक एक करके जुड़ते गए और हिलने लगे। खासकर जब गिनती छठे और सातवें स्टार तक पहुंच गई, संपूर्ण स्टार पैटर्न किसी भी समय ढह सकती थी। किशोर की दृष्टि दृढ़ थी। जैसे ही उसने बेसिक स्पेल का उच्चारण पूरा किया, उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया। हीलिंग स्पेल की चमक अंततः जुगनू की तरह उसकी हथेली पर प्रकट हुई। कोमल त्वचा वाले युवा किशोर ने खुशी से स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ओर मैजिक उछाल दिया। जब स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर लंबे घाव पर चमकती रोशनी छिड़की गई तो वह जल्दी ठीक हो गया। आधा मीटर लंबा कट जल्द ही बालों की एक डोरी जितना पतला हो गया। घाव स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ के निचले हिस्से पर था। हर बार जब स्विफ्ट स्टार वुल्फ अपने पंजे घुमाता तो उसे घाव से फटने वाला दर्द महसूस होता। हालांकि हीलिंग स्पेल काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन इसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को उसके सबसे बड़े खतरे से छुटकारा दिलाने में मदद की। युवा किशोर बहुत उत्साहित था। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने अचानक देखा कि एक शैडो से एक आदमी भयानक रूप से प्रकट हुआ। किशोरी ने उसे पहचान लिया। वह युवा मैजिशियन था जो ऊपर से मरे हुए लोगों के झुंडों को मार रहा था। उसकी आंखें सम्मान और प्रशंसा से चमक उठी। हीलिंग एलिमेंट वाले युवा किशोरी ने कहा, यो मैं पहली बार मैजिक कर रहा हूँ। तुम किस वर्ष में हो? 10। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मैं आपके समन बीस्ट को ठीक कर सकता हूँ। आपका बुलाया हुआ जानवर इतना ताकतवर है, उसने कुछ ही सेकंड में कई ज़ॉम्बीज़ को मार डाला। युवा किशोर ने कहा, जल्दी करो और दूसरों को पकड़ो। पूरे शहर में केवल कुछ ही लोग हीलिंग एलिमेंट को अपने फर्स्ट एलिमेंट के रूप में अवेक करने में सक्षम हैं। इतनी आसानी से मत मरिएगा। आदर्श ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। अपने जुनून को तब तक बचा कर रखें जब तक आप आंतरिक शहर तक नहीं पहुंच जाते। एक मैजिशियन को ठीक करने का बेसिक रूप से मतलब है कि आपने लोगों की भीड़ को ठीक किया है। आदर्श ने किशोर से आगे बात नहीं की। उसने तुरंत स्विफ्ट स्टार वुल्फ को उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।